हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम व्यक्तित्व वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसी को आगे करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न हल करते हैं। एमएमपीआई का संबंध है। हमें पता है एमएमपीआई एक प्रश्नावली है। ठीक है, प्रश्नावलियाँ कई सारी बनी हुई है, जिसे 16 पीएफ प्रश्नावली है, पीएफटी है, पीएफएस भी कहते हैं इसे, जो रोजनविंग द्वारा दिया गया है। ठीक है, एमएमपीआई है, एमपीआई है, मोड्सले मिनेसोटा बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी है। ठीक है, इसके अलावा 16 पीएफ हो गई, पीएफटी हो गई, एमपीआई, एमएमपीआई और ईपीपीएस, ये कुछ प्रश्नावलियां बनाई गई है। ये किस लिए है? व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावलियां हैं। तो एमएमपीआई का संबंध किससे है? व्यक्तित्व मापन से है। अब प्रश्नावलियों को यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो उन्हें रटें, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नावलियों से प्रश्न बनता है तो सीधा सीधा बन जाएगा। जैसे एमएमपीआई क्या है, किसका संबंध है, 16 पीएफ का संबंध, पीएफटी का संबंध, एमपीआई, ईपीपीएस, इनका संबंध, ऐसे प्रश्न बन सकता है। चलिए मैं इसे आपको सॉल्व करवाता हूँ कैसे हमें इसे हल करना है। देखिए, प्रश्नावली की यदि बात की जाती है तो प्रश्नावली का सीधा सीधा संबंध सबसे पहले वुडवर्थ से लिया जाता है, क्योंकि वुडवर्थ को ही प्रश्नावली का जनक कहा जाता है। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने क्या किया, ये सैनिकों के संवेगों की स्थिरता का मापन करने के लिए इन्होंने प्रश्नावली बनाई थी। तो पहली व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? वुडवर्थ को जाता है। इन्होंने क्या किया, सैनिकों के संवेगों को मापने के लिए या फिर संवेगों की स्थिरता का मापन करने के लिए इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया था। तो हमें याद रखना है कि वुडवर्थ ने किसके लिए ये व्यक्तित्व प्रश्नावली बनाई? तो सैनिकों के संवेगों की स्थिरता का मापन करने के लिए प्रश्नावली का इन्होंने बनाया। और प्रश्नावली को वैसे दो तरह से बांटा गया है। एक तो एक अंशी, केवल एक ही चीज का मापन कर ले, जैसे कोई चिंता है तो एक टेलर चिंता मापनी है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, टेलर चिंता मापनी। ये टेलर चिंता मापनी एक अंशी है, क्योंकि इसमें केवल चिंता का ही मापन किया जाता है। और एक होती है बहुअंशी। बहुअंशी मतलब जिसमें कई सारे अंशों का मापन किया जाता है, जैसे 16 पीएफ में 16, ईपीपीएस इसमें 15 गौण आवश्यकताओं का मापन किया जाता है, एमपीआई इसमें 10 आवश्यकताओं का मापन किया जाता है, एमएमपीआई इसमें भी आवश्यकताओं का मापन किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे अंशों का मापन करती है, इसलिए इसे बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी कहा जाता है। तो एमपीआई, एमएमपीआई, ईपीपीएस और 16 पीएफ ये सब क्या करती है? बहुत सारे अंशों का मापन करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी कहते हैं इन सबको। अब आगे बात करते हैं हम सबसे पहले 16 पीएफ की। तो 16 पीएफ कैटल के द्वारा दी गई। ठीक है, इसमें 15 प्लस 1, एक बुद्धि वाला कारक था, एक और 15 व्यक्तित्व वाले कारक थे, तो इनका टेस्ट किया गया, इसीलिए इसे कहते हैं 16 पीएफ प्रश्नावली। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं ईपीपीएस। ईपीपीएस में 15 गौण आवश्यकताओं का मापन किया जाता है, जो कि एडवर्ड द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये इतना याद रखना है। अब बात करते हैं हम एमपीआई की। एमपीआई को कहते हैं मोड्सले नाम से शुरू होती है, मोड्सले पर्सनैलिटी और फैक्ट, या फिर कह सकते हैं टेस्ट। तो एमपीआई मोड्सले व्यक्तित्व मापनी है, और इसमें ये इंग्लैंड के आइजेंक ने बनाई थी, ये आइजेंक ने बनाई, और ये मैकिनले व हाथावे ने बनाई, मैकिनले व हाथावे। तो दोनों आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा और जनक के नाम भी याद रहेंगे। तो एमपीआई आइजेंक ने बनाई, आइजेंक इंग्लैंड के रहने वाले थे। इसमें ये मोड्सले अस्पताल में था, इसलिए इसका नाम मोड्सले रखा गया। ये आइजेंक मोड्सले अस्पताल में थे। तो इन्होंने 3 चीज़ों का मापन किया, एक तो इंट्रोवर्ट, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, और एक मनोस्नायु दुर्बलता। तो इन्होंने किन चीज़ों का मापन किया? इन 3 चीज़ों का मापन किया। मैकिनले ने 10 आवश्यकताओं का मापन किया है, 10 आवश्यकताओं का मापन किया, या फिर 10 फैक्टर्स निकाले इन्होंने। तो एमपीआई की बात करें, इनका नाम शुरू होता है मिनीसोटा से। मिनीसोटा शहर का नाम है अमेरिका का, मिनीसोटा। ये मिनीसोटा विश्वविद्यालय, शहर नहीं है, विश्वविद्यालय है, अमेरिका में है। ठीक है, तो यहाँ पर हाथावे व मैकिनले ने इसे बनाया, और इस परीक्षण में एक साथ 10 गुणों का मापन होता है। कितने गुणों का मापन होता है? अब आप खुद देख रहे होंगे, एक गुणों का नहीं, कई सारे गुणों का मापन होता है। किसी में 3 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 16 है। तो 16, 15, 3, 10 ऐसा करके पूरी सारणी बनी हुई है। ये बहुअंशीय है, मतलब कई सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं।
ठीक है, तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं, इसलिए इन्हें बहुअंशीय व्यक्तित्व मापनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक शिक्षक अस्पष्ट सामग्री से छात्र का व्यक्तित्व मापन कर रहा है, अस्पष्ट का मतलब हो सकता है वहां पर वह प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि प्रक्षेपी विधियां ऐसी होती है जो अचेतन मन की चीजों को, अचेतन मन को जानने के लिए, संवेगों को जानने के लिए प्रयोग की जाती है। और जब हम अस्पष्ट सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रक्षेपण कर रहे हैं। अब यहां क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेपण, ये हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, ए। यानी अस्पष्ट सामग्री से हम अस्पष्ट मन, जो दिखाई नहीं दे रहा है आपका मन, अचेतन मन, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं अस्पष्ट सामग्री यहां होती है। और प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्राइड के द्वारा किया गया, सबसे पहला प्रयोग फ्राइड के द्वारा किया गया। और प्रक्षेपण विधि में प्रस्तुत सामग्री अस्पष्ट होती है। अब आपको ये याद रखना है कौन सी तो प्रक्षेपी विधियां होती है और कौन सी अप्रक्षेपी विधियां होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए फिर से सारणी देखो, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो सबसे पहले हम अप्रक्षेपी देखते हैं। अप्रक्षेपी जिन्हें हम किसी वस्तु के द्वारा टेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम, जो अभ्यर्थी होता है, जो विद्यार्थी होता है, उसका डायरेक्ट टेस्ट करते हैं उसके चेतन मन को जानने के लिए। जैसे आप साक्षात्कार करते हैं, ठीक है। अब साक्षात्कार जो होता है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वो होगा आत्मनिष्ठ, ठीक है। जैसे किसी के जीवन इतिहास विधि का अध्ययन करना, टाइडमैन के द्वारा दी गई है, ठीक है। एक सिंगल व्यक्ति का आप अध्ययन करते हैं, उसकी आत्मकथा देखना, उसकी डायरी देखना, तो डायरी वगैरह ये सब क्या है, ये आत्मनिष्ठ होती है, ठीक है। प्रश्नावली बनाना, अब सारी प्रश्नावलियां कैसी है, आत्मनिष्ठ है। तो ये मैं कह देता हूं कि आत्मनिष्ठ ये परीक्षण होते हैं अप्रक्षेपी। और एक होते हैं वस्तुनिष्ठ, जिनका सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी बाहरी फैक्टर का प्रभाव जरूर पड़ेगा, जैसे समाज मिति विधि, ठीक है। रेटिंग देना, रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल भी तीन तरह से प्रभावित करता है। एक यानी निर्धारण मापनी, यानी एक तो हेलो प्रभाव, एक है ना, कह सकते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब वो टीचर तो ऐसा ही है इसलिए इतने ही अंक देता है। और एक होता है या तो ज्यादा उदार या ज्यादा कठोर होना, या तो ज्यादा उदार होना कि इतने ज्यादा अंक दे दे सभी को, जो फेल होने वाला है उसको भी ज्यादा अंक दिए, और जो ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला है उसको भी उतने ही अंक दिए, तो वो ज्यादा उदार या ज्यादा कठोर कह सकते हैं उसे। किसी ऐसी सामग्री के द्वारा जो स्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट सामग्री के द्वारा जब हम प्रयोग करते हैं तो वो कहलाती है आपकी, जब हम डायरेक्ट टेस्ट करते हैं तो CAT, TAT, IBT, ये सारे क्या हैं, ये डायरेक्ट परीक्षण करने हैं। और SCT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT किसके द्वारा दिया गया है, पाइन व टेंडलर के द्वारा दिया गया है। टेंडलर, रोरशाक के द्वारा, हरमन रोरशाक के द्वारा दिया गया है IBT। TAT किसके द्वारा दिया गया है, मॉर्गन व मूरे के द्वारा, मॉर्गन व मूरे के द्वारा। और CAT दिया गया है बेलक, लियोपोल्ड बेलक के द्वारा दिया गया है। एक एक का सन याद रख लें, 1948, फिर उससे पहले 1935 में ये बना दिया गया था, फिर उससे भी पहले 1921 में ये बना दिया गया, और उसके बाद में 1930 में SCT बनाया गया। ये तो हो गए सन, नाम वगैरह सब हो गए। अब बात करते हैं बेलक के साथ में कौन थे, तो अर्नेस्ट क्रिस का नाम बेलक के साथ में आता है। मॉर्गन व मूरे कहाँ के रहने वाले थे ये पता नहीं है, लेकिन हरमन रोरशाक स्विट्जरलैंड के निवासी थे, सबसे अच्छा शहर है हरमन रोरशाक, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और पाइन व टेंडलर के साथ में दो लोग थे, रोड व हाइड्रेथ, रोड व हाइड्रेथ इनके सहयोगी थे। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अब बात करते हैं SCT में 10 कार्ड होते हैं, TAT में 30 कार्ड होते हैं, वैसे 31 होते हैं, आप तो 31 माने, ठीक है, 30 मत मानो, 31 कार्ड होते हैं। IBT में 10 कार्ड होते हैं, जिनमें भी 5, 3 और 2 ये इनका क्रम है, यानी 5 में काले और सफ़ेद, 3 में उजली स्याही से बने हुए रंग बिरंगे, और 2 में काले लाल सफ़ेद, ठीक है। और यहाँ पर 20 से 50 वाक्यों का या शब्दों का एक पूरा वाक्यों का एक पूरा होता है, 20 से 50 वाक्य होते हैं। ये जो टेस्ट बनाया गया 3 से 11 वर्ष या 3 से 10 वर्ष के लोगों के लिए, ये 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए बनाया गया। और यहाँ पर कोई आयु का कोई वो नहीं था, कोई भेद नहीं था, और यहाँ पर भी आयु कहीं लिखी हुई नहीं है। और यहाँ 1954 में स्टेन रॉटर की सबसे अच्छी वाक्य पूर्ति परीक्षण की एक
सबसे अच्छी सूची है जो स्टेन रोटर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भाई ये हमने देखा अभी कि ये प्रक्षेपी विधियां हैं जो CAT, TAT, IBT, SCT, ये पूरा आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि में प्रस्तुत सामग्री कैसी होती है? अस्पष्ट होती है। अभी हमने बात की कि जो भी हम प्रक्षेपण करेंगे वो अस्पष्ट सामग्री होगी। ठीक है, जिनमें TAT, मॉर्गन मूरे, CAT, बेलक व क्रिस्ट, SCT, पाइन व टेंडलर, रोड व हाइड्रेथ, और IBT, हरमन रोकशार्क, स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। TAT 1935 में दिया गया। CAT 19 इसका सन क्या है? 1935 के बाद इसका सन आएगा, एक मिनट देखना पड़ेगा, रुको, 1948। CAT 1948 में दिया गया। SCT सबसे बाद में दिया गया 1930 में, और उसके बाद में हमने 1921 में IBT देखा। हरमन रोकशार्क ने स्विट्जरलैंड में सबसे पहले ये रंगों का एक व्यक्तित्व मापन के लिए रंगों को बनाया, फिर उसके बाद में SCT आया, फिर उसके बाद में TAT आया, और सबके बाद में CAT आया, यानी बच्चों के लिए सबसे बाद में आया। तो बेलक ने क्या किया, CAT में जानवरों के चित्र थे, फिर इन्होंने ह्यूमन चित्र भी डाल दिए, मानव के चित्र, इसलिए इसे एक CATH बनाया। फिर इसे वृद्ध लोगों के लिए भी बनाया तो SAT भी बना दिया। तो बेलक ने 2 बार इसमें चेंजेस किए, CAT में CATH और SAT। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, स्वप्न विश्लेषण कहूं या मनोविश्लेषण कहूं, बात घूम फिर के वहीं आती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये मनोविश्लेषण वाद का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। और सिगमंड फ्रायड ने 3 कारक बताए थे व्यक्तित्व के, कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इन्हें हम इदम, अहम और परा अहम कहते हैं। इदम, अहम, परा अहम इन्हें कहा जाता है। अब इनका प्रभाव देखिए, इदम का प्रभाव सबसे ज्यादा आपको बाल्यावस्था में मिलेगा। ठीक है, ईगो, अहम का भाव आपको सबसे ज्यादा किशोरावस्था में मिलेगा, और परा अहम का भाव आपको वृद्धावस्था में मिलेगा। यानी कि वृद्धावस्था में नैतिक अवस्था सबसे ज्यादा होती है, वास्तविकता में किशोर सबसे ज्यादा रहते हैं, और बाल्यावस्था में इदम यानी उनकी शारीरिक इच्छा, पशु प्रवृत्ति हम कह सकते हैं। देखो, पशु प्रवृत्ति कहो, उनका स्वार्थ कहो, उनका लालच कहो, वो किसी को भी सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए असहयोग की भावना उनमें होती है। शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती है, मानसिक इच्छाएं कमजोर होती है। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। बाल्यावस्था में वो शारीरिक इच्छाएं सबसे ज़्यादा प्रबल होती है, और मानसिक जो मेंटल जो नीड्स हैं वो कमज़ोर होती हैं उनकी। तो मेंटल ही नीड्स या मानसिक इच्छाएं तो कमज़ोर, और जो शारीरिक इच्छाएं वो सबसे ज़्यादा प्रबल होती हैं, और दमित इच्छाएं सबसे ज़्यादा होती है, दबी हुई इच्छाएं। तो दमित इच्छाओं का भंडार कहाँ होता है? किशोरावस्था नहीं मानना है, बाल्यावस्था मानना है। दमित इच्छाओं का भंडार होता है इड। किसे? इड को कहते हैं दमित इच्छाओं का भंडार, इदम को। ये असंतुलन की स्थिति रहती है, और असंतुलन तो देखो पराअहम भी होता है। इसमें आदर्शवादी, देवत्व भाव, बलिदान, त्याग, समर्पण, ये सब कुछ होता है। और जीवन में दूसरों के लिए सब कुछ समर्पण करना, ये वृद्धावस्था का पराअहम का भाव होता है, सुपर ईगो का भाव होता है, सुपर ईगोइज्म। ईगो की बात करें, अहम की भाव जो कि किशोरावस्था की बात है, ये सर्वाधिक संतुलित भाव कहलाता है। इड, ईगो, सुपर ईगो में सबसे संतुलन, बैलेंस्ड करता है ये ईगो भाव, किशोरावस्था। इसमें क्या क्या चीजें मिलेगी आपको? इंसानी प्रवृत्ति मिलेगी इसमें, वास्तविकता में जीना, मिलनसार, सहयोग करना, समाज में जाना, पूर्णता का भाव इसमें आपको मिलेगा। और फ्रायड के अनुसार सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति कौन होते हैं? ईगो वाले ही सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम भाव जिसमें ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा सफल माना जाएगा। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण कहलाता है। 3 से 6 वर्ष की जो आयु है वो लैंगिक चरण कहलाता है, लैंगिक विकास की अवस्था कहलाता है, या कह सकते हैं हम लिबिडो। लिबिडो इन्होंने कहा है, ये जो लिबिडो है, काम भावना है, वो सबसे ज़्यादा प्रबल होती है 3 से 6 वर्ष की आयु में। इसके बाद 6 से 12 वर्ष या 6 से 11 वर्ष में ये सो जाती है, जिसे कहते हैं हम सुप्तावस्था। ये कहाँ चली जाती है? या तो बच्चा खेलने में रुचि रखेगा, या वो सृजनात्मकता रहेगी, या विद्यालय में रहेगी, मित्र मंडली, इनमें चली जाती है। ये जो काम भावना है वो सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष है। और जो लैंगिक चरण है बिल्कुल व्यक्तित्व का, वो 3 से 6 वर्ष है, जिसमें लिबिडो
कहाँ है, इस शब्द को दिया है उन्होंने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मक, ये गुणात्मक शब्द ही है जो मुझे आंसर करने को कहता है वुडवर्थ। ये गुणात्मक शब्द नहीं होता तो वुडवर्थ आंसर नहीं होता। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हमारे प्रश्न आज के हो गए हैं। नेक्स्ट हम फिर से व्यक्तित्व को पूरा करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है व्यक्तित्व वाला टॉपिक, ये चलता रहेगा 2-3 दिन और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।